हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इन्फ्लेशन वाला टॉपिक देखेंगे और जेपीएससी मेंस में पेपर 5 के लिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिया था। ये उसका सेकंड क्वेश्चन है ना। इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे और आज के वीडियो से दो काम और करेंगे हम लोग क्वेश्चन जो तो डिस्कस करेंगे ही, जो भी क्वेश्चन मैंने दिया है उसके अलावा जो टॉपिक यहाँ पर जिस टॉपिक से संबंधित वो क्वेश्चन है उससे संबंधित हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो मेंस में भी आएगा और पीटी में तो खैर आता ही है। तो इसलिए उससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और तीसरा काम करेंगे कि इस पार्टिकुलर टॉपिक में जो भी टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको और क्या कुछ जानना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सा एनालिसिस करके उसका देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आपको उस पार्टिकुलर पोर्शन में जानना चाहिए। ठीक है, सिलेबस में तो आपको दिया हुआ है कंसेप्ट, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, मॉनेटरी, फिस्कल एंड डायरेक्ट मेजर्स, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, बट पीटी में भी आपका काम आ जाए और आपका मेंस का भी ऑब्जेक्टिव में काम आ जाए और प्लस आपका मेंस सब्जेक्टिव के लिए भी आपको कुछ एक्स्ट्रा आइडिया लग जाए, तो हम लोग उस पार्टिकुलर टॉपिक को थोड़ा माइक्रो एनालाइज करके देखेंगे कि उसमें क्या कुछ आपको और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए। ठीक है, मतलब बेसिकली मैं आपको टॉपिक्स का लिस्ट दे दूंगा एक, ठीक है, ताकि आप लोग अपना उसको पढ़ सकें बुक से। ठीक है, वो छूट ना जाए आपको। तो इस तरह से आपका जो है एक होलसम तैयारी हो जाएगा पार्टिकुलर टॉपिक का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका सैम्पल आंसर देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस टॉपिक में आपको और क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग अंत में देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड सबसे पहले हम लोग एक जो क्वेश्चन था कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज फॉर द इंक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, एक्सप्लेन डिफरेंट मेजर्स फॉर इट्स कंट्रोल। भारत में मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं, इसके नियंत्रण के लिए विभिन्न उपाय बताएं। ओके, तो पहला पार्ट है क्वेश्चन का जिसमें आपको इन्फ्लेशन होने का कारण पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन होने का कारण एज़ यूजुअल जैसा कि मैंने आपको बताया है फर्स्ट वीडियो में कि सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहिए। ओके, इंट्रोडक्शन जो है अगर आप कुछ पार्टिकुलर टॉपिक्स के लिए, इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है ना, एक्सटर्नल सेक्टर हो गया, जीडीपी हो गया, इन सब चीज़ के लिए कुछ डेटा या फिर कुछ ऑथेंटिक बात जो है कहीं ना कहीं से आप अच्छे बुक से पढ़कर ज़रूर रखिए। ठीक है, ताकि उसमें आप थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके जो है किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पर लिख सकें थोड़ा बहुत मॉडिफाइड करके। ठीक है, जैसे ये इंट्रोडक्शन मैंने इकोनॉमिक सर्वे से लिया है, इस साल का जो इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे है। ठीक है, तो वहाँ से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके मैंने इसको लिखा है। ठीक है ना, उसके स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ये दिया हुआ है। ओके, तो थोड़ा सा ये सब करेंगे तो आपका जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा शैलो नहीं लगेगा, उसमें डेप्थ महसूस होगा कॉपी जांचने वाले को। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में मैंने दिया है कि ईयर 2020 वाज अनप्रेसिडेंटेड विथ कोविड-19 इंड्यूस्ड सोशल डिस्टेंसिंग डिसरप्शंस डिसरप्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी एट द डोमेस्टिक लेवल। टू अपोजिंग फोर्सेज वेयर एट प्ले, डैम्पनिंग ऑफ डिमांड, ठीक है, ओइंग टू लोअर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सप्लाई चेन डिसरप्शंस कॉजिंग स्पाइक्स इन फूड इन्फ्लेशन दैट हैव कंटिन्यूड टू परसिस्ट ड्यूरिंग द अनलॉकिंग ऑफ द इकोनॉमी। ओके, तो 2020 जो है वो काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड रहा है ना, और इसमें जो है दो चीज़ हो रहा था इस दौरान। पहला कि डिमांड जो है वो कम हो गया, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो काफ़ी कम हो गया था, जिसकी वजह से डिमांड कम हुआ। और दूसरा इसके साथ साथ क्या हुआ कि सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ। ठीक है ना, सप्लाई चेन बाधित हुआ, जिसकी वजह से जो विभिन्न वस्तु है उसका कीमत बढ़ गया, पार्टिकुलरली फूड इन्फ्लेशन। ओके, जो कि अनलॉकिंग यानी धीरे धीरे जब अर्थव्यवस्था खुल रहा था उस समय भी ये इन्फ्लेशन बरकरार था। ठीक है, तो ये सब एक छोटा सा आप इंट्रोडक्शन दे दिए, क्योंकि आपको बताना था कि इन्फ्लेशन का कारण क्या है भारत में, तो आप थोड़ा सा करेंट सिचुएशन को लेकर एक इंट्रोडक्शन दे दिए। ठीक है, अब हम लोग आएंगे कारण पे। तो अगेन थोड़ा सा आप उसके बारे में लिखेंगे, इकोनॉमिक हिस्ट्री एज वेल एज रिसेंट इवेंट्स पॉइंट्स टुवर्ड्स द फॉलोइंग एज द चीफ एजेंट्स ऑफ इंक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो उसमें सबसे पहले डिमांड पुल फैक्टर के बारे में देखेंगे। ठीक है, आपको पता है कि इन्फ्लेशन के लिए एक होता है डिमांड पुल फैक्टर और एक होता है कॉस्ट पुश फैक्टर। ठीक है, डिमांड पुल फैक्टर एंड कॉस्ट पुश फैक्टर। ओके, तो डिमांड पुल फैक्टर में आप दे सकते हैं कि ऐसा सारा कारण जो भी आपको पता है जिससे कि डिमांड बढ़ता है। ठीक है, चीज़ों का डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई उसको पूरा नहीं कर पाएगा और उसके बाद उसका दाम बढ़ जाएगा। जैसे सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है दवाई वगैरह का। अभी हाल में इतना ज़्यादा डिमांड हो गया कि सब दवाई जो है काफ़ी महंगा हो गया, क्योंकि जो सप्लाई नहीं उसको फुलफ़िल कर पा रहा था। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते समय जब इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन या इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो देखिए इकॉनमी में एक टेंडेंसी होता है कुछ लोगों का कि वो बहुत आगे तक सोचने लगते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए पूछा कि डिमांड ज़्यादा हो गया तो फिर उससे क्या होगा, तो अब आप सोचेंगे कि डिमांड ज़्यादा हो गया तो कंपनी वाला
सप्लाई बढ़ा देगा तो मार्केट में फिर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, तो सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से चीज़ों का दाम कम हो जाएगा। तो इतना आगे तक नहीं जाना है, ठीक है ना। जो भी होता है वो बाद में होगा, आपको फर्स्ट इंस्टेंस पे देखना है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसको एकदम फर्स्ट इंस्टेंस पे देखिए कि उसका क्या प्रभाव होगा। डिमांड बढ़ गया, ठीक है, सप्लाई वही रहा, ये तो आपको नहीं दिया है कि सप्लाई भी बढ़ गया। उसके बाद क्वेश्चन में बस इतना ही दिया कि डिमांड बढ़ गया, तो डिमांड बढ़ गया तो सप्लाई के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो प्राइस इसका मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है। डिमांड बढ़ा, सप्लाई वही रहा, मतलब चीज़ों का कमी हो गया मार्केट में, चीज़ों का कमी हुआ मतलब प्राइस बढ़ जाएगा। तो इतना ही तक रुकना है फर्स्ट इंस्टेंस पे। देखिए इकॉनमी में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन इनकाउंटर होगा आपको जिसमें कि आपको जो है गलत आंसर पे आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप बहुत आगे तक सोच लेते हैं, ठीक है ना। आगे तक नहीं सोचना है, क्वेश्चन में जितना दिया हुआ है, खासकर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में जितना दिया हुआ है और उसका इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा बस वहीं पर रुक जाइए, उसके आगे फिर मत बढ़िए, ठीक है। तो ये चीज़ एक ध्यान दीजिएगा। तो डिमांड पुल फैक्टर्स यानी ऐसा फैक्टर्स जिससे कि डिमांड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। तो इंक्रीज्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ना, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो बढ़ाता है गवर्नमेंट, तो बेसिकली क्या करता है, हमारे हाथों में पैसा ही तो दे रहा है ना, अपना विभिन्न प्रोग्राम्स की वजह से, डेवलपमेंट जो उसका प्रोग्राम चल रहा है उन सब की वजह से, जो भी कारण हो, अल्टीमेटली सोसाइटी में पैसा आ रहा है उसकी वजह से, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आया तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो फिर प्राइस बढ़ेगा, ठीक है ना। उसी तरह कुछ डेटा अगर आपको पता है बुक्स वगैरह से देखकर, तो ये सब हैंडी रखिए, ठीक है, ये सब काम आएगा आपको वहाँ पर लिखने के, ओके। क्योंकि हर चीज़ में आपको सोचिएगा कि बिल्कुल करंट डेटा आपको याद रहे, करंट डेटा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें करंट अफेयर्स भी आप इंक्लूड कीजिए, थोड़ा बहुत ट्रेडिशनल डेटा भी यूज़ कीजिए जो आप बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग, अगेन सेम चीज़ है, जितना ज़्यादा गवर्नमेंट अपना डेफिसिट बड़ा रखेगा, ठीक है, बड़ा रखा डेफिसिट, इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो कर रहा है, और जो है सो अल्टीमेटली बोरो क्यों कर रहा है, डेवलपमेंट वर्क्स कराने के लिए, ठीक है, समाज में वेलफेयर एक्टिविटीज़ कराने के लिए। तो अल्टीमेटली फिर वही बात हो रहा है कि समाज में पैसा बढ़ रहा है, तो पैसा जब बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो फिर इन्फ्लेशन होगा। तो आप डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में लिख सकते हैं डिमांड पुल फैक्टर्स में, ठीक है। उसके अलावा फिर ब्लैक मनी, पॉपुलेशन, इन सब के बारे में आप लिख सकते हैं। ब्लैक मनी में भी आप एक दो डेटा याद रखिए, ये सब कुछ बुक्स वगैरह में दिया हो रहता है, कोई भी डेटा, जरूरी नहीं है कि आप यही वाला याद रखिए। ब्लैक मनी के ऊपर काफ़ी सारा बुक्स में अलग अलग तरह का डेटा दिया हुआ है, कोई भी एक आप याद रखिए, कहीं भी आपको काम आ जाएगा, ठीक है ना, एसए से लेकर इकोनॉमी से लेकर पॉलिटी में, ठीक है, ब्लैक मनी से रिलेटेड। तो कुछ डेटा याद रखिए और बताइए कि ब्लैक मनी की वजह से भी इन्फ्लेशन होता है ना, क्योंकि लोगों के पास ब्लैक मनी होता है तो अगेन वो चीज़ों को ज़्यादा डिमांड करते हैं, है ना, तो डिमांड अगेन बढ़ता है और उसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। उसी तरह पॉपुलेशन, इट्स ए नो ब्रेनर, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पॉपुलेशन जितना ज़्यादा होगा तो डिमांड का भी डिमांड बढ़ने का भी संभावना ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी आपका इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। तो ये सब आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं डिमांड पुल फैक्टर्स में। कॉस्ट पुश फैक्टर क्या क्या है इन्फ्लेशन का, तो जैसे एग्रीकल्चरल फ्लक्चुएशंस, कॉस्ट पुश फैक्टर यानी कि ऐसा फैक्टर्स जिसकी वजह से सामान को प्रोड्यूस करने का जो लागत है वही बढ़ जाता है, ठीक है ना, इसलिए इसको लागत जनित कारक भी कहते हैं, ठीक है ना। यानी लागत बढ़ गया सामान का, तो लागत कब बढ़ेगा, जब सप्लाई जो है, रॉ मटेरियल जो है उसका दाम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो रॉ मटेरियल जैसे मान लीजिए जो सेक्टर एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल पर निर्भर करते हैं, तो एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल का दाम कब बढ़ जाएगा, जब प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, जब फसल अच्छा नहीं होगा। और फसल अच्छा कब नहीं होता है, जब मानसून अच्छा नहीं होता है हमारा, ठीक है ना। तो ये सब जो है फैक्टर्स है एग्रीकल्चर में फ्लक्चुएशंस का, और उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। खुद एग्रीकल्चरल जो वस्तु है उसका दाम तो बढ़ा ही, और साथ साथ उस पर निर्भर है जो इंडस्ट्री और जो प्रोड्यूस बना रहा है, जो प्रोडक्ट बना रहा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के मदद से, अगेन उसका दाम भी बढ़ जाता है। तो ये सब जो है चलता रहता है, ये सब भी रीजन बनता है इन्फ्लेशन का, ओके। उसके बाद टैक्सेशंस, आपको ही पता है तरह तरह का टैक्स आते जाते रहता है। तो कभी किसी वर्ष अगर जो भी सामान है बास्केट में, इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए जो बास्केट यूज़ करते हैं सामान का, मान लीजिए उसमें सामान जो है उसका टैक्सेस बढ़ गया है ओवर द ईयर्स, तो अगेन उससे भी इन्फ्लेशन होता है। तो ये सब जो है लागत बढ़ा देता है किसी भी सामान को बनाने का, ठीक है ना। रॉ मटेरियल पर टैक्स बढ़ जाना, कुछ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गया, ठीक है, कुछ एक्साइज बढ़ गया, तो ये सब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता रहता है। तो जिसकी वजह से भी कंपनीज़ को ज़्यादा पैसा लगता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने में, तो लागत बढ़ जाता है, तो अगेन इन्फ्लेशन बढ़ता है मार्केट में, ठीक है, यानी प्राइसेस बढ़ जाता है मार्केट में, जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। ग्लोबल प्राइसेस, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्फ्लेशन का इंडिया में, ओके। अगर दुनिया में दाम बढ़ रहा है चीज़ों का, पार्टिकुलरली ऑयल का, तो इंडिया में बहुत प्रभावित होता है चीज़ों का दाम जो है
वस्तुओं का दाम बहुत प्रभावित होता है, खासकर ऑयल से, क्योंकि ऑयल जो है मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, सामान को बनाने में यूज होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने में यूज होता है, तो वो सब जो है चीज़ों के दाम में जुड़ते जाता है। तो अल्टीमेटली जो फाइनल गुड्स होता है और सर्विस होता है उसका भी दाम बढ़ जाता है। तो ग्लोबल प्राइसेस जो है वो भी इफ़ेक्ट करता है इन्फ्लेशन को इंडिया में। उसी तरह सिंपली बहुत बार पब्लिक पॉलिसी जो सरकारी कार्यक्रम होता है वो भी कुछ अच्छा सोच कर किया जाता है, लेकिन उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये सब के लिए एक स्टैंड अलोन एक आध डेटा जो है याद रखिए हमेशा के लिए। ठीक है ना, आपको भी मिला होगा इन्फ्लेशन पढ़ने के दौरान। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर होलसेल ट्रेड जो है वीट में उसको नेशनलाइज कर दिया गया था, जिसकी वजह से नॉर्मल ट्रेड जो है वो डिस्टॉर्ट हो गया। ठीक है, और उससे जो है ओपन मार्केट में उसका प्राइसेस बढ़ गया था। ठीक है, 1973 के बाद। तो कुछ पब्लिक पॉलिसी भी ऐसा कभी कभी आ जाता है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है। ठीक है, तो और अभी भी इनफैक्ट कई सारा पब्लिक पॉलिसी ऐसा है जो इन्फ्लेशन का कारण बनता है ना। तो उन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग अभी आगे देखेंगे। ओके, तो ये सब चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो कोशिश कीजिए कि हमेशा जो पॉइंट आप लिखते हैं उसको एक एग्जाम्पल से सपोर्ट करने का। ठीक है ना, हमेशा सिर्फ पॉइंट्स लिख करके नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपका आंसर बहुत शैलो लगेगा और उससे बेहतर कई लोग कई अच्छा आंसर लिख कर आएंगे। ओके, और क्वेश्चन का ग्रेविटी समझिए कि कितना करंट अफेयर्स उसमें डालना है, कितना हमको स्टैटिक नॉलेज डालना है उसमें। ओके, दोनों का समान वेटेज होता है और ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स ठूंस रहे हैं उसमें तो आपको ज़्यादा कुछ बेनिफिट हो जाएगा। ओके, और करंट अफेयर्स सबसे बड़ी बात है कि पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स या 1.5 साल 2 साल का आप पढ़ कर जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन आएगा और उसमें जो आप हर एक पॉइंट्स मेंशन कीजिएगा उन पॉइंट्स से रिलेटेड कुछ करंट रहा ही हो, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसीलिए कुछ स्टैटिक पॉइंट्स भी ध्यान रखना चाहिए जो कि आपके जो आप हेडिंग लिख रहे हैं उसको सपोर्ट करता हो। ठीक है ना, उसको मजबूत करता हो। वैसा एग्जाम्पल्स याद रखिए अपने बुक्स में, इकोनॉमिक सर्वे में, कहीं से भी आप पढ़ते हैं उसको ध्यान रखेंगे। ओके, उसी तरह प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम एंड कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइसेस आल्सो हैव द टेंडेंसी टू अल्टर मार्केट प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़। ओके, प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम वगैरह से भी प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम जैसे कि आपका एमएसपी वगैरह जैसे हो गया है ना, इन सब को भी, इन सब से भी जो है कई बार इन्फ्लेशन होता है मार्केट में। ओके, ओपन मार्केट में, क्योंकि इन सब प्रोग्राम्स को चलाने के लिए कई बार जैसे बफर स्टॉक गवर्नमेंट बनाता है, आपको पता होगा है ना, जैसे पल्सेस वगैरह के लिए भी बनाया जाता है। तो ये सबसे क्या होता है कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ओपन मार्केट में चीज़ें जो है वो कम हो जाता है। तो कम जैसे ही ओपन मार्केट में वो सामान होगा तो फिर उसका दाम बढ़ जाएगा। तो ये सभी कई बार कारण बनता है इन्फ्लेशन का। ओके, और अब जो ये था क्वेश्चन का पहला पार्ट, अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। वो था कि कंट्रोल करने के लिए ट्रेडिशनली इंडिया में क्या क्या किया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें हम लोग कुछ करंट अफेयर्स डालेंगे, कुछ हम लोग ट्रेडिशनल नॉलेज डालेंगे। ओके, क्योंकि क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको पिछले 1 साल का इन्फ्लेशन का बात कर रहा है या पिछले 5 साल का इन्फ्लेशन का बात कर रहा है। एक जनरल क्वेश्चन था तो हम लोग जनरल आंसर ही उसका देंगे। ठीक है, तो द प्राइस पॉलिसी सिंस 1973-94 हैव relied predominantly on fiscal and monetary measures with a view to check the demand of the general public goods and services, और various price control measures can be explained as below। तो अगेन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को करने के लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिए कि फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी पे ही गवर्नमेंट रिलाई करता है प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। कब से? 1973-74 के आसपास से। ओके, और उसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो देखिए, इतना दूर तक लिखने के बाद लगभग 400 प्लस वर्ड्स हो गया था, 450 के आसपास। तो अगेन थोड़ा सा क्या करेंगे कि स्ट्रेटजी चेंज कर देंगे और हम लोग इसको क्या करते हैं कि जो मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन है उसको हम लोग एक फिगरेटिव फॉर्म में दिखा देंगे। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस बचा है, ज़्यादा वर्ड्स अभी भी बचा हुआ है, तो अगेन आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है आपको यही क्वेश्चन आ जाए 40 मार्क्स का, मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो यही बात जो मैंने यहाँ पर छोटा में लिखा हुआ है आप उसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ जो है थोड़ा सा आर्ट आना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है कि आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस किया कीजिए। ओके, तो मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन में फिजिकल मेजर्स और मॉनेटरी मेजर्स ये क्यों करते हैं? ताकि डिमांड मैनेज हो सके। ठीक है ना, लोगों के हाथ से अगर पैसा कम कर दिया जाए, मार्केट में पैसा डिक्रीज़ कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगा और डिमांड कम होगा तो दाम जो है घट जाएगा। ओके, तो ये जो है सो थोड़ा इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा अगर ज़्यादा मार्क्स में आएगा तो। ठीक है, यहाँ पर हमको 2 पार्ट था क्वेश्चन का, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में लिया है। तो फिजिकल मेजर्स में है फिजिकल डेफिसिट को कम करना, मतलब ऊपर हम लोग इन्फ्लेशन का जो कारण पढ़े थे कि ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट से इन्फ्लेशन होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग से इन्फ्लेशन होता है, अगेन वही सब कारण को अगर कम कर दिया जाए तो वही से तो उसी से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं।
तो फिजिकल मेजर्स में क्या कर सकते हैं, फिजिकल डेफिसिट कम कर सकते हैं, है ना। तो इस दिशा में क्या किया है सरकार, जैसे FRBM एक्ट वगैरह लाया, तो इन सब से सरकार को डिसिप्लिन्ड होने में मदद मिला है, ठीक है। उसी तरह मॉनेटरी मेजर्स में RBI यूज़ करता है कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक रेट, इन सबको RBI जो है अल्टर करके मार्केट में फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब जैसे यही क्वेश्चन आपको बड़ा में आएगा तो आप इसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे CRR अगर बढ़ा दिया जाए तो कैसे इन्फ्लेशन नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे वहाँ पर 2-2 4-4 लाइन। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का कंसेप्ट होना आपको ज़रूरी है। बट चूँकि यहाँ पर 2 पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है ये, तो इसीलिए हम उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, शॉर्ट में छोड़ दे रहे हैं। उसी तरह सप्लाई साइड मैनेज करने के लिए, ताकि सप्लाई साइड से दाम ना बढ़े चीज़ों का, क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर सकता है गवर्नमेंट, है ना। स्टेट्स करता भी है मैक्सिमम प्राइस फिक्स, पार्टिकुलरली जो है फूड प्राइसेस, कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा MSPs देता है। तो अगेन MSP इसलिए देता है ताकि जो किसान है उसको उचित मूल्य मिल सके, ठीक है ना। उसको उचित मूल्य मिलेगा तभी वो जो भी प्रिवेलेंट रेट्स है मार्केट में किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको ऊपर परचेज कर पाएगा, ओके। तो ये सब गवर्नमेंट करता है, फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम प्राइस। उसी तरह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना, जहाँ पर कि फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू, ठीक है, फेयर प्राइस शॉप जो होते हैं उनके थ्रू कम दाम में बेचा जाता है सामान, ठीक है ना, गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगेन एक इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का मेजर है, ठीक है। अच्छा, ये स्लाइड हिंदी में, अगले स्लाइड में जो है हिंदी में ये चीज़ मैंने दिया हुआ है, तो जो हिंदी में देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, परेशान मत होइए, अगले स्लाइड में वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा, ओके। उसी तरह ओपन जनरल लाइसेंस का कंसेप्ट लाया गया, ठीक है ना, कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करने के लिए। तो ये सब जो है इंपोर्ट में भी बहुत सारा समस्या है देश में, ठीक है ना। कई चीज़ों को आप ऐसा बिल्कुल खुला इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए बहुत सारा नियम कानून है, तो कई बार उनमें रिलैक्सेशन किया जाता है, ठीक है ना। कोई चीज़ अब देश में नहीं है तो उसको इंपोर्ट तो करना पड़ेगा, तभी प्राइस कम कंट्रोल में आएगा, वरना देश में उस सामान का स्कार्सिटी बना रहेगा और उसका प्राइसेस हाई रहेगा। तो ये सब जो है मेजर्स यूज़ किया जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ये हिंदी में है, सेम चीज़ आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन आगे देखते हैं। उसके बाद अब जो है इसको हम आंसर को कंक्लूड करेंगे कि और प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या कुछ कर रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारा करंट अफेयर्स टाइप का पॉइंट मैंने दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे गवर्नमेंट जो है रेगुलरली प्राइस सिचुएशन को रिव्यू करता है। ऐसा नहीं है कि आज पॉलिसी बना लिया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का तो अब सालों साल वही चलता रहेगा, ठीक है ना। कई बार पॉलिसीज़ बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बनाया जाता है, पार्टिकुलरली वोलाटाइल, जिसका प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप डाउन होते रहता है। जैसे प्याज का, आप लोग सबको पता है, आए दिन जो है प्याज का, खाने का तेल का, इन सब चीज़ों का जो है प्राइस बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है ना। तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए शॉर्ट टर्म जो है प्रोग्राम चलाया जाता है गवर्नमेंट से, ठीक है। जैसे कि एक्सपोर्ट बंद कर देगा, प्याज का दाम अगर बढ़ गया तो एक्सपोर्ट करना सरकार बंद कर देता है ना। स्टॉक लिमिट लगा देता है, ठीक है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का यूज़ करके क्या करेगा कि स्टॉक लिमिट लगा देगा कि इससे ज़्यादा आप भंडारण नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ का, है ना, स्टॉक के, क्योंकि भंडारण करने से क्या होता है, मार्केट में उस चीज़ का कमी हो जाता है, और कमी होता है तो फिर प्राइस बढ़ता है, ठीक है। उसी तरह इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस को ईज़ किया जाता है, थोड़ा ढील दिया जाता है उसमें। उसी तरह प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड आपको पढ़े होंगे आप लोग करंट अफेयर्स में, है ना। ये शायद 2015 में आया था, ठीक है। ये थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, लेकिन शायद 2015 में आया था, ठीक है, जो पेरिसेबल आइटम्स होते हैं उनके लिए। तो इससे भी प्राइस कंट्रोल करने में हेल्प मिला था। उसी तरह पल्सेस के लिए भी बफर स्टॉक का प्रोग्राम चलाया जाता है। तो ये सब जो है विभिन्न कार्यक्रम है जो करेंट अफेयर्स टाइप का है, इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के क्या क्या मेजर्स होते हैं, ओके। और इसको आप कंक्लूड कर देंगे इस तरह से। तो लगभग ये 600 शब्द के आसपास आपका आंसर बनता है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर को लिखने का कोशिश कीजिए और प्लीज़ इसको लिखिए। जिनको भी खास करके समस्या है, लिखने में समस्या है, उनका खुद में वो जानते होंगे कि उनको समस्या है लिखने में, ठीक है। तो लिखने का कोशिश कीजिए, आप कितना भी नॉलेजेबल हो जाइए, कितना भी पढ़ लीजिए, ठीक है ना। याद रखिएगा 1000 नंबर का एग्ज़ाम होगा, है ना, और वो लिखने वाला एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना, जिसके बेसिस पर आप क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। वहाँ लिखना है जाकर 1000 नंबर का, पढ़ना नहीं है वहाँ जाकर, ठीक है। तो लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, पार्टिकुलरली वैसे लोग जिनको लिखने में समस्या होता है, ओके। बहुत फ़ायदा होगा आपको। और इसके बाद जैसा कि मैंने बताया, अब सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में आते हैं। उसमें इन्फ्लेशन के बारे में आपको थोड़ा सा मैं इंडेक्स बस बता दे रहा हूँ कि आप जब पढ़ते हैं तो इन सब चीज़ों में से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए आपका, ठीक है ना। इन सब चीज़ों में से कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ पढ़ना है। जैसे कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, है ना, कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, WPI, CPI,
पीपीआई, जीडीपी डिफ्लेटर, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन के रिपोर्टिंग में क्या कुछ चेंजेस आया है हाल के वर्षों में, है ना। कंट्रोल करने का क्या क्या तरीका है इन्फ्लेशन को, फिजिकल मेजर्स, मॉनेटरी मेजर्स, आपके सिलेबस में एक और दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वगैरह भी। तो सारा चीज़ ये आप पढ़िए, ये सारा टॉपिक का नोट्स बनाइए, ठीक है। और बाकी तो करंट अफेयर्स चलता ही रहता है आपके मैगजीन से और न्यूज़पेपर वगैरह से। तो ये इतना जो है आपको करना है आप इन्फ्लेशन वाले टॉपिक में, ओके। तो इसको ध्यान रखेंगे और ये सारा चीज़ ज़रूर पढ़ेंगे इन्फ्लेशन में, ओके। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। पहले खुद से मन में कोशिश कीजिए आंसर करने का, ठीक है ना, और उसके बाद जो है आंसर तो मैं बताता ही जाऊँगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे रिजल्ट इन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। तो मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि का कारण क्या हो सकता है, इंक्रीज इन द रेट ऑफ CRR, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्या, ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा या नहीं उसको ऐसे चेक कीजिए कि क्या पब्लिक के हाथ में ज़्यादा पैसा आ रहा है, जो ऑप्शन दिया हुआ है उसकी वजह से। तो CRR का रेट बढ़ गया, कैश रिजर्व रेशियो का, तो बैंक के पास CRR का रेशियो बढ़ा दिया, तो बैंक के पास पब्लिक को लोन देने के लिए कम पैसा रहा, तो पब्लिक के हाथ में पैसा कम आया, पब्लिक के हाथ में पैसा कम आया तो डिमांड कम रहा, डिमांड कम रहा तो इन्फ्लेशन नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन होने के लिए डिमांड बढ़ना चाहिए। कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी यानी कि गवर्नमेंट जो है कम खर्च कर रहा है, कम बोरोइंग कर रहा है, उसको अपना फिजिकल डेफिसिट कम रख रहा है। तो अगेन ये सब चीज़ जब कम हो रहा है तो पब्लिक के हाथ में पैसा कम आ रहा है, डिमांड कम हो रहा है तो इन्फ्लेशन कम ही रहेगा, ठीक है। टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अगेन जो रिजर्व बैंक है वो बिल्कुल छूट नहीं दे रहा है चीज़ों में, तो बैंक को रिजर्व बैंक से पैसे लेने में दिक्कत हो रहा है, टाइटर है मॉनेटरी पॉलिसी। तो जब बैंक को दिक्कत हो रहा है तब बैंक जनता को देने में दिक्कत होगा, तो अगेन जनता के हाथ में पैसे नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा, उससे इन्फ्लेशन नहीं होगा, ओके। तो अल्टीमेटली जो सी ऑप्शन है, 7th पे कमीशन को अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उससे क्या होगा, जनता के हाथ में पैसा ज़रूर बढ़ेगा, ठीक है, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इन एन इकॉनमी में रिजल्ट इनटू इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। इन्फ्लेशनरी गैप का एक कंसेप्ट होता है, ठीक है। इसको हिंदी में इन्फ्लेशनरी गैप ही कहते हैं या मुद्रास्फीति अंतराल कहते हैं, ठीक है। जब मैंने ट्रांसलेट किया तो मुद्रास्फीति अंतराल लिखा है, तो एक बार जो हिंदी में पढ़ाई करते हैं बता दीजिएगा कि ये सही है या फिर इन्फ्लेशनरी गैप ही कहते हैं हिंदी में, ठीक है। थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिए, है ना, हमारा भी ज्ञानवर्धन होगा। और तो इन्फ्लेशनरी गैप एक सिचुएशन होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपका जो सिचुएशन कैसा होगा इकॉनमी में, तो इन्फ्लेशनरी गैप का संभावना बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो जो है बूम के दौरान, बूम क्या होता है, जब आर्थिक उछाल, ठीक है, मतलब अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छा जा रहा है, उस वक्त ये होता है इन्फ्लेशनरी गैप, है ना। अर्थव्यवस्था अच्छा जा रहा है तो उसमें क्या होता है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट अच्छा होता है, ठीक है, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो तुरंत जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया, सप्लाई इंक्रीज़ नहीं होता है, डिमांड तो बढ़ जाता है तुरंत में, लेकिन सप्लाई नहीं इंक्रीज़ हो पाता है तुरंत में, क्योंकि क्षमता बढ़ाने में समय लगता है फैक्ट्रीज़ को, प्रोडक्शन हाउसेस को, है ना। तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है मार्केट में, ओके। तो उसी को ये कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, ओके। एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आपका जो डिमांड और सप्लाई में मिसमैच की वजह से जो इन्फ्लेशन होता है उसी को इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक सिचुएशन नोन एज स्टैगफ्लेशन। तो अब स्टैगफ्लेशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि स्टैगफ्लेशन में इनमें से कौन सा सिचुएशन सेट बैठता है, ठीक है। तो वो है आपका इन्फ्लेशन तो है ही उसमें, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैगनेंट हो गया है और अनएम्प्लॉयमेंट भी आपका बढ़ गया है, ओके। तो वो सिचुएशन होता है स्टैगफ्लेशन का, है ना। तो ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और ग्रोथ जो है वो स्टैगनेंट है या फिर कम है, ठीक है। तो वो स्टैगफ्लेशन का सिचुएशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिश द होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगेन WPI को अच्छे से पढ़िएगा, इसको पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइज़र, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ये आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स पब्लिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द बेस ईयर फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर, यानी CPI-IW, इसमें बेस ईयर क्या है,
ठीक है। ये अभी लास्ट ईयर अक्टूबर में ही चेंज हुआ है, करंट अफेयर्स है। ये क्वेश्चन आपको ये वाला जो है पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। ये है 2016। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिश द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस दिया हुआ है प्रेजेंट सिनारियो के हिसाब से बेस्ट होगा आपका लेबर ब्यूरो, ठीक है ना। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है इंडस्ट्रियल वर्कर हो गया, ठीक है, उसी तरह एग्रीकल्चरल लेबर हो गया, ये सब जो है आपका लेबर ब्यूरो के द्वारा पब्लिश किया जाता है। उसी तरह रूरल लेबर भी होता है एक, ठीक है ना, CPI एग्रीकल्चरल लेबर, CPI रूरल लेबर और CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, ये तीनों जो है लेबर ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट उसके द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। उसके अलावा होता है CPI रूरल, CPI अर्बन होता है ना। उसके बाद CPI कंबाइंड होता है, ठीक है, CPI कंबाइंड। ये सब जो है आपको अब NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस उसके द्वारा निकाला जाता है, ठीक है ना। CSO के द्वारा निकाला जाता था, बट आपको पता है कि CSO और NSSO जो है अब मर्ज कर गया है, ठीक है, और NSO हो गया है। तो संभव है कि अगर एग्ज़ाम में आता है तो या तो आपको CSO दिया हुआ रहेगा या फिर NSO दिया रहेगा। ओके, ज़्यादा संभावना है कि NSO ही दिया हुआ रहेगा आपको ऑप्शन में। ओके, तो ध्यान रखेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में, दो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, लेबर ब्यूरो और NSO। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द इन्फ्लेशन टारगेट फॉर द ईयर 2021 to 26, ठीक है ना। इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में आप लोग पढ़े होंगे मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये सब अगर पढ़े हो तो देखिए इन्फ्लेशन टारगेट जो है ये भी करंट अफेयर्स है, अभी जस्ट मार्च का ये करंट अफेयर्स है ना। 2015 में नया पॉलिसी फ्रेमवर्क गवर्नमेंट लाया था। ओके, उसके अनुसार क्या किया था कि जो है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट चलाया था गवर्नमेंट, ठीक है ना। जैसे ये होगा हमारा इन्फ्लेशन टारगेट 4% ±2% आगे पीछे हो सकता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी दिया था, ठीक है ना। तो ये जो है 2016 में फिर आपको एक एक्ट का अमेंडमेंट किया गया और इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, ठीक है। ये जो स्कीम है, स्कीम नहीं कह सकते हैं, ये जो नया पॉलिसी है, ओके, एक्ट का नाम नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो आगे क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए। तो ये जो है 2016 में पहली बार ये फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग किया गया और टारगेट रखा गया कि इन्फ्लेशन जो है हमारा 4% ±2% रहेगा, यानी कि 2% से लेकर 6% तक हमारा इन्फ्लेशन रह सकता है, यही हमारा टारगेट था, ठीक है ना। और बेस्ट रहेगा कि 4% के आसपास रहे, ठीक है। आपको ही पता है थोड़ा सा इन्फ्लेशन ज़रूरी है इकोनॉमी में, 3-4% का, तभी जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास थोड़ा सा इंसेंटिव होता है इकोनॉमी को आगे ले जाने का, और अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ा इन्फ्लेशन ज़रूरी है, ठीक है ना। बिल्कुल भी मॉडेस्ट इन्फ्लेशन जो है वो अर्थव्यवस्था के लिए ख़राब होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होगा उससे, ठीक है, और ये सब का समस्या होता है, खैर वो सब बात का चीज़ है। तो 2016 में जो है इन्फ्लेशन टारगेट सेट किया गया था 4% ±2%, और 5 वर्ष के लिए सेट किया जाता है इन्फ्लेशन टारगेट, ठीक है ना, 5 वर्षों के लिए सेट किया जाता है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट करता है, लेकिन RBI का सहमति से, RBI से कंसल्ट करने के बाद, है ना। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कई बार पूछा जाता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन सेट करता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट सेट करता है। कई बार ऑप्शन में दिया रहता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP जिसको बोलते हैं, वो सेट करता है। तो कई बार यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। वो सब देखिए बस एक सलाह देता है, एक रिकमेंडेशन देता है, अल्टीमेटली काम जो है वो गवर्नमेंट करता है, मंत्रालय ही करता है। ओके, तो इसी तरह से ये इन्फ्लेशन टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेट किया जाता है इन कंसल्टेशन विथ RBI। ओके, तो 2016 में जो इन्फ्लेशन टारगेट सेट किया गया 4% ±2% का, ठीक है, ये 2021 में एंड हो गया अभी 31 मार्च को। ओके, लेकिन गवर्नमेंट जो है सेम इन्फ्लेशन टारगेट अगले 5 साल के लिए फिर निर्धारित कर दिया है, ठीक है। तो RBI अब इसी पे काम करेगा, अगेन कुछ ऐसा मॉनेटरी पॉलिसी रखेगा कि इन्फ्लेशन इससे बाहर नहीं जाए, है ना। तो इसका अगेन आंसर हो जाएगा 4% ±2%। नेक्स्ट फिलिप्स कर्व के बारे में है, किससे संबंधित है, तो फिलिप्स कर्व जो है वो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है ना। आपको पता है इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। इधर अगर इन्फ्लेशन देखा जाए और इधर अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाए तो कुछ इस तरह का होता है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है जितना कम होगा, मान लीजिए ये पॉइंट आप पकड़ते हैं, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर छोटा है यानी कम है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, इन्फ्लेशन का ज़्यादा है यहाँ पर। तो पॉइंट ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, यानी ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है
हाई इन्फ्लेशन में, ठीक है। ये सब ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट है, ये सब से हट जाता है, जो रियल लाइफ सिचुएशन होता है ये सब से हट जाता है, बट ये सब कर्व क्या बोलता है आप उसके बारे में जान लीजिए, ठीक है। तो और अनएम्प्लॉयमेंट अगर बहुत ज़्यादा होगा, जिसका मतलब इन्फ्लेशन बहुत कम है इकोनॉमी में, ठीक है ना, इन्फ्लेशन कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर किस चीज़ को संकेत करता है, किस चीज़ के ऊपर। तो जीडीपी डिफ्लेटर जो है एक तरह से इन्फ्लेशन का एक जो है आपका डिनोट करता है उसको, है ना, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी बोलते हैं। तो नॉमिनल वाला जो आपका जीडीपी हो गया और रियल वाला आपका कांस्टेंट प्राइस पे, ये हो जाता है आपका करंट प्राइस पे, है ना। तो ये जो एक तरह से आपका इन्फ्लेशन को डिनोट करता है, ओके, जीडीपी डिफ्लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट वाज अमेंडेड टू गिव स्टैट्यूटरी बेसिस फॉर फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, जो कि हम आपको बताएं 2016 से लागू किया जा रहा है फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क। तो किस एक्ट को अमेंड करके इस पॉलिसी को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, तो वो है आरबीआई एक्ट 1934। इसी को अमेंड किया गया ताकि ये फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसी को स्टैट्यूटरी यानी थोड़ा वैधानिक आधार दिया जा सके, ओके। तो ये सब इम्पॉर्टेंट था, ये कुछ क्वेश्चंस उम्मीद है आप हमारे साथ सॉल्व किए होंगे, है ना। और आज का वीडियो अब यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इसी तरह एक नया टॉपिक लेकर उसको एक होलसम तरीके से कवर करने का कोशिश करेंगे, ओके देन। तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।